बीजेपी का मिशन है +272, यानी अपने दम पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह। हर उस सवाल का जवाब देंगे जो जनता जानना चाहती है, उनके विरोधी जानना चाहते हैं। राजनाथ जी, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं। लहर कहा जा रहा है कि लहर है नरेंद्र मोदी की देश भर में। तो राजनाथ सिंह बीजेपी अध्यक्ष हैं, लखनऊ से लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी 2 सीटों से लड़ रहे हैं। तो लहर है, विरोधी पूछते हैं, फिर डर कैसा? डर कोई नहीं है, और लहर है अथवा नहीं है। यदि मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं तो स्वाभाविक रूप से मैं कहूंगा कि लहर है, लेकिन यह बात केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, मैं ही स्वीकार नहीं कर रहा हूं। जितनी भी सर्वे एजेंसीज हैं अथवा जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सभी इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। और जहां तक प्रत्याशियों के संबंध में आपने कहा कि मैं लखनऊ से चुनाव लड़ रहा हूं और नरेंद्र भाई मोदी वाराणसी से लड़ रहे हैं और जोशी जी हमारे कानपुर से लड़ रहे हैं, तो हर राजनीतिक पार्टी जब भी चुनाव का समय होता है तो कुछ स्ट्रेटेजी के तहत, रणनीति के तहत कुछ फैसले करती है। हम लोगों ने यह फैसला उसी के तहत किया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग से वो लड़ेंगे। बुंदेल कानपुर से लगा हुआ जो बुंदेलखंड का भाग है उससे हमारे डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी लड़ेंगे, और ये मध्य से मैं चुनाव लड़ूंगा। यह पार्टी ने फैसला किया है। आडवाणी जी नाराज हो गए कि इनको सम्मान उस तरह से नहीं मिला, उनका नाम 5वीं सूची में आया, फिर नाम गांधीनगर से भी चला और फिर भोपाल से भी आ गया। तो ये कहाँ अंदर खींचना हो गई? पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि आडवाणी जी नाराज बिल्कुल नहीं हुए। हाँ, मीडिया में इस प्रकार की अनावश्यक खबरें जरूर आई थी, लेकिन अब तक वो गांधीनगर से सांसद हैं। मैंने स्वयं ही ये अनुरोध किया आडवाणी जी से कि आप अपनी चॉइस की जरूर आई थी, लेकिन अब तक वो गांधीनगर से सांसद हैं। मैंने स्वयं ही ये अनुरोध किया आडवाणी जी से कि आप अपनी चॉइस की जिस भी सीट का चयन आप करेंगे, आप वहीं से चुनाव लड़ेंगे। इसलिए आप स्वयं ही इसका चुनाव कर लीजिए कि आप गांधीनगर से लड़ना चाहते हैं कि भोपाल से लड़ना चाहते हैं। अंततोगत्वा आडवाणी जी ने स्वयं यह कहा कि मैं गांधीनगर से लंबे समय से सांसद हूं और इसलिए मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। शिवराज जी, सुषमा स्वराज और लालकृष्ण आडवाणी एक तरफ खड़े हो गए हैं क्योंकि आप लोग एक तरफा अपना काम कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैंने केवल यही तीनों एक तरफ नहीं खड़े हैं, सारे लोग, चाहे मैं हूं अथवा नरेंद्र भाई हूं, चाहे अरुण जेटली हूं, चाहे कोई भी हो, वेंकैया नायडू हों, नितिन गडकरी हों, ये सब सारे लोग एक साथ खड़े हैं। दो पाले हैं ही नहीं। लेकिन राजनाथ जी, नाराजगी तो है। जसवंत सिंह जी को आपको पार्टी से निकालना पड़ा, ये हालत आ गई क्योंकि 34 साल से आपकी पार्टी में है, आपके वरिष्ठ नेता हैं, विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, संसद में, राज्यसभा में नेता विपक्ष रहे। ऐसी नौबत क्यों आ गई? वैसे निर्दल प्रत्याशी के रूप में श्री जसवंत सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, इसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। और किसी भी नेता की प्रतिष्ठा का मूल्यांकन, आकलन केवल टिकट के आधार पर नहीं किया जा सकता, उसे टिकट मिला कि नहीं मिला। पार्टी में सबकी भूमिका अलग अलग होती है, सबकी भूमिका तय करना यह पार्टी का काम है। चाहे बड़ा से बड़ा कोई नेता क्यों नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में, सभी लोग मिलजुल कर जिसकी भूमिका जो तय कर देते हैं वही उसी भूमिका का वह निर्वाह करता है। आप लखनऊ गए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लखनऊ की सीट जीत कर आए। लोग कहते हैं कि अगर मुश्किल आई, आप नंबर्स से कम रह गए, तो राजनाथ सिंह हमेशा जो है बीजेपी के नाथ बन जाते हैं। मुश्किल वक्त में राजनाथ ही याद आते हैं। तो आपके दिमाग में है कि कहीं कुछ कमी रह गई तो फिर आप कंसेंसस उम्मीदवार होंगे? कोई सवाल ही नहीं। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, किन्हीं भी परिस्थितियों में नरेंद्र भाई मोदी ही इस भारत के प्रधानमंत्री होंगे। इस मुद्दे को लेकर कहीं पर कोई संशय नहीं है, इस पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी में डिप्टी पीएम की होड़ मची है। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, डिप्टी पीएम आडवाणी जी थे, आप डिप्टी पीएम बनेंगे? ये हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र भाई मोदी होंगे, उसके बाद राय परामर्श करके पूरी पार्टी के साथ जिसको जो फैसला करना होगा, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, वो इसका फैसला करेंगे। आपकी सहयोगी है शिवसेना, वो कहती है कि नरेंद्र मोदी का युग बीजेपी में शुरू हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी का युग खत्म हुआ है।
ये भी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति का कोई युग नहीं होता, बराबर पार्टी का ही युग रहता है। और 1951 से जब भारतीय जनसंघ के रूप में हमारी स्थापना हुई थी, तब से लगातार यह भाजपा का ही युग चला रहा है। कुछ नेता क्लब 160 की बात करते हैं, क्लब 180 की बात करते हैं कि यहीं आकर रुक जाएंगे। पहले तो हमारी पार्टी में यदि कोई क्लब हो तब तो क्लब 160, 180 का सवाल खड़ा होता है। पहले तो हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई क्लब नहीं है। प्रमोद मुतालिक को लिया आपने, साबिर अली को लिया, फिर आपको निकालना पड़ा। वजह दूसरी भी हो सकती है। ये कैसी पॉलिटिक्स है यू टर्न की कि आप फैसला करेंगे और फिर 24 घंटे में बाहर कर देंगे? मैंने नहीं दिया। कभी कभी होता है कि राज्य इकाइयां किसी के संबंध में पूरी जानकारी न होने के कारण कोई फैसला कर लेती है, लेकिन आपने देखा कि यदि जानकारी मिल गई तो उसके बाद हम स्वयं ही मैंने फैसला किया क्या करना चाहिए और उसे फिर वापस भी किया। यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये कोई नई बात। इससे पार्टी की इमेज खराब नहीं होती? नहीं, इमेज खराब होने का कोई सवाल नहीं। इमेज जिनकी दागदार है, ऐसे लोगों को लेने से अथवा महत्व देने से इमेज पार्टी की दागदार होती है। और ये हमने कोई उचित फैसला कर दिया उचित समय पर जानकारी प्राप्त होने के बाद, तो मैं समझता हूं उसके कारण पार्टी की छवि धूमिल होने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। लेकिन आपके वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते हैं कल दाऊद भी आपकी पार्टी में आ जाएगा। अरे मैं समझता ये देश तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक राजनाथ जी, एक बहुत खराब बयानों का दौर शुरू हुआ जिसको हम नई भाषा कहते हैं राजनीति में गंदी बात। कभी कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी आरएसएस के गुंडे हैं, राजनाथ सिंह को कहते हैं कि मोदी जी के गुलाम हैं। ये बेनी प्रसाद वर्मा की भाषा है। आजम खान कहते हैं कुत्ते के बड़े भाई हैं। ये कैसी भाषा है राजनीति में? वैसे भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में और हमारी डिक्शनरी में इस प्रकार का ये शब्दों का अभाव, हम ऐसे शब्दों का न कभी प्रयोग करते हैं, न ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वालों का हम जवाब देना उचित मानते हैं। इमरान मसूद हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सहारनपुर से। एक वीडियो जारी हुआ है, चैनलों ने दिखाया। वो नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं कि उनकी जान भी नहीं बख्शी जाएगी। किस शब्द का इस्तेमाल किया मैं आपसे कह भी नहीं सकता। मैं जानता हूं कि किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, फिर भी कांग्रेस ने उनको अपने राहुल गांधी साथ खड़े, उनको प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा रही है सहारनपुर से। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी एक विडंबना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सबको बोलते समय पूरी तरह से संयम रखना चाहिए और भारत में मर्यादाओं का एक अपना महत्व है, उसका ध्यान रखना चाहिए। आपकी पार्टी के राजस्थान में एक उम्मीदवार है हीरालाल, निवाई लोकसभा सीट है। वो सोनिया जी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर देते हैं। यहाँ पर अगर आप वरुण गांधी की बात करें तो पिछले चुनाव में उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया था, हालांकि वो कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। शरद पवार कहते हैं नरेंद्र मोदी मेंटल है। बस इतना ही कहूंगा कि यदि जाने अनजाने यदि हमारे किसी पार्टी के सदस्य ने अथवा किसी व्यक्ति ने यदि किसी नेता के संबंध में यदि अपशब्दों का प्रयोग किया है अथवा कर देता है कभी, तो मैं उसके लिए मैं क्षमा मांगने को भी तैयार हूं। नरेंद्र मोदी पर अभी भी अल्पसंख्यक भरोसा नहीं करते हैं, ये विरोधियों का कहना है। आजम खान हो, मुलायम सिंह हो, मायावती हो, या आप राहुल गांधी की बात करें, आप सोनिया गांधी की बात करें, वो कहते हैं कि इन पर भरोसा करना ठीक नहीं है, देश के लिए घातक होंगे। और प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के लिए घातक होंगे। तो आप इन बयानों को माइनॉरिटीज में आप, तो वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज भरोसा न करें। गुजरात जहां से वो मुख्यमंत्री है यदि वहां का मुसलमान अब नरेंद्र भाई मोदी पर जो भरोसा कर रहा है, सारे देश का मुसलमान क्यों नहीं भरोसा करेगा? हमारी राजनीति करने का आधार ही है इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। लेकिन जब आप जस्टिस और ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो माइनॉरिटी का भी भरोसा कैसे करें? जब आप मैनिफेस्टो लाते हैं या आप मुद्दों की बात करते हैं तो फिर राम मंदिर आ जाता है, फिर धारा 370 आ जाती है, फिर कॉमन सिविल कोड आ जाता है। भरोसा कैसे करें राजनाथ सिंह पर और नरेंद्र मोदी पर? देखिए, भरोसा इसलिए करें कि 6 वर्षों तक इस देश में हम लोगों ने भी सरकार चलाई है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री, वह समय भी इस देश के अल्पसंख्यक समाज ने देखा है। इतना ही नहीं, देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं।
उन्हें भी लोगों ने देखा है। सर्वाधिक दंगे कम्युनल राइट्स यदि किसी के शासनकाल में हुए हैं तो कांग्रेस के शासनकाल में हुए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी होने का वह दावा करती है, लेकिन आपने देखा कि 2 साल के अंदर ही 100 से अधिक सांप्रदायिक तनाव अथवा सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं यदि देश के किसी राज्य में घटित हुई हैं तो उत्तर प्रदेश में घटित हुई हैं। लेकिन आजम खान कहते हैं डर के मारे मोदी को वोट देते हैं लोग, अगर वोट नहीं दिया तो तेजाब डलवा देंगे नरेंद्र मोदी, इसलिए मुसलमान वोट दे रहा है। छोड़िए, देश की जनता लंबे समय से अपने मतों का प्रयोग करते करते लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दृष्टि से काफी जागरूक हो गई। कौन क्या बोलता है, कैसे बोलता है, क्यों बोलता है, इन सब सारी चीजों को अच्छी तरह समझने लगी। राजनाथ जी, आप सबसे ज्यादा बात करते हैं भ्रष्टाचार पर। आपकी पार्टी कहती है ब्लैक मनी, आपकी पार्टी कहती है करप्शन, 5.5 लाख करोड़ का करप्शन, लेकिन आपको भी परहेज नहीं है येदियुरप्पा साहब से। श्री रामुलु जो रेड्डी ब्रदर्स के साथ थे उनसे परहेज नहीं है। कांग्रेस के लिए अशोक चव्हाण आदर्श कैंडिडेट है, आदर्श घोटाले में फंसे हैं, लेकिन सोनिया गांधी कहती है किसी अदालत में उनको लड़ने से नहीं रोका। तो आप में और कांग्रेस में फर्क कहाँ है? फर्क है। येदियुरप्पा जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थे, क्यों ही उनके ऊपर आरोप लगा और जो है प्राइमा फेशिया केस जो ही बना, तुरंत ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। संवैधानिक पद पर वह नहीं रहे। कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस में तो कंपेल करना पड़ता है, दबाव डालना पड़ता है। तो मामला अदालत में चल रहा है, अदालत के फैसले की हमको प्रतीक्षा तो करनी चाहिए। जैसे नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर यह जो भी 2002 की घटना थी गुजरात की सांप्रदायिक दंगों की, उसका आरोप लगा था। 12 साल के बाद क्लीन चिट उनको मिल गई कि नहीं? ये कांग्रेस का कहना है कि आप दावा करें एसआईटी से क्लीन चिट मिली है, लेकिन चिदम्बरम साहब की बात कर लें, सोनिया गांधी की बात कर लें, राहुल गांधी कहते हैं ऊपरी अदालतों में क्लीन चिट नहीं है। सलमान खुर्शीद जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आपको पता है? उनकी सारी बातों का नहीं मालूम, क्या यह सच नहीं है? इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में एसआईटी की जांच चल रही है। क्या चाहते हैं लोग? क्यों देश की जनता को गुमराह करते हैं? परिवारवाद की बात आपकी पार्टी बहुत करती है, शहजादा कहते हैं नरेंद्र मोदी जी रैलियों में। देखिए, शाहजादे शब्द को लेकर इतना क्यों चिड़ हो रही है? शाहजादे तो कोई गरीब का भी बच्चा होता है। लोग कहते हैं किसके शाहजादे हैं? फला के शाहजादे हैं। यह तो आप जिस राज्य के रहने वाले हैं, हम जिस राज्य के रहने वाले हैं, क्या वहां पर यह नहीं बोला जाता है? लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि परिवारवाद आपकी पार्टी में कम नहीं है। यह कोई डेरिवेटरी रिमार्क, अपमानजनक यह कोई शब्द नहीं है। आप 272 का मिशन लेकर चल रहे हैं, नेता बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है आप उसको शामिल करते हैं, टिकट देके। कांग्रेस से आया उसको आपने ले लिया, जेडीयू से आएगा आप उसको ले लेंगे। तो आपको इंपोर्टेड नेताओं की जरूरत क्यों? आपके पास कार्यकर्ता और नेता नहीं? कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन जब किसी पार्टी का जनाधार बढ़ता है और तो रणनीति के तहत कुछ मैसेज देने के लिए भी यदि बाहर से लोग आते हैं और अपनी विचारधारा को स्वीकार करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं, तो उन्हें मैं समझता हूं कि साथ लेने में कोई हर्ज नहीं। आपकी पार्टी में हेमा मालिनी कार्यकर्ता है, परेश रावल कार्यकर्ता नहीं है, मनोज तिवारी शामिल हुए, सत्यपाल सिंह आईपीएस शामिल हुए, वीके सिंह जनरल शामिल हुए, राज्यवर्धन राठौर शामिल हुए। तो इसी तरह से ग्लैमर की पॉलिटिक्स होगी या जो बड़े चेहरे उनको उतार दीजिए, कार्यकर्ताओं को कहिए काम करते रहिए? और देखिए, इसमें बहुत सारे लोग प्रोफेशनल हैं, भिन्न भिन्न पेशों से जुड़े हुए हैं और उन पेशों में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, उनका एक अनुभव है। और यदि वह पार्टी की सदस्यता स्वीकार करते हैं, जहां तक श्री वीके सिंह जी का प्रश्न है, जनरल वीके सिंह जी आर्मी चीफ रहे हैं, लंबे समय तक इस देश को उन्होंने सेवाएं दी हैं, तो यदि वह पार्टी में भी शामिल होना चाहते हैं तो उनका तो स्वागत किया जाना चाहिए। तो उनकी पॉलिटिकल मंशा थी पहले से, इसलिए वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगे हुए। वैसे ही बॉलीवुड में भी काम करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनका योगदान है। यदि राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। अमेरिका का संकेत आया है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो जो वीजा रिस्ट्रिक्शन है वो ऑटोमेटिकली जो रद्द हो जाएगा और उनको वीजा मिल जाएगा। मैंने नरेंद्र भाई को किसी के वीजा की जरूरत नहीं है। आपने एक इशारा किया था, संकेत दिया था, माइनॉरिटीज में एक मैसेज जाए, माइनॉरिटीज आप पर भरोसा करें। क्या नरेंद्र मोदी देश की जनता से 2002 के लिए जो भी वहां पर हुआ गुजरात में, वो मुख्यमंत्री हैं, अदालत ने उनको क्लीन चिट दी हो, आपके मुताबिक एसआईटी ने दी हो, क्या वो देश की जनता से माफी मांगेंगे? क्योंकि वो मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदार थे जो भी कुछ हुआ। अरे बाबा, ऐसा है कोई गलती करे तब न माफी मांगे।
कोई गलती हो तब ना। तो भरोसा जीतने के लिए कुछ तो करेंगे। यह मैं जानता हूं कि उन्हें इस बात की पीड़ा थी, और मैं स्वयं भी मुख्यमंत्री रहा हूं एक राज्य का। मैं जानता हूं कोई मुख्यमंत्री यह नहीं चाहेगा कि उसके मुख्यमंत्री रहते हुए उसके राज्य में अनार्की पैदा हो, अराजकता पैदा हो, हिंसा हो, कानून और व्यवस्था की स्थिति बदतर हो जाए। यह कोई नहीं चाहेगा। लेकिन विरोधी ये भी कहते हैं आपकी माफी से क्या होगा, जिनका जो होना था तो वो तो हो गया, आपकी माफी से जनता आपसे थोड़ा भरोसा कर लेगी। अरे केवल एक ही दंगा हुआ है आजाद भारत के इतिहास में? हजारों दंगे हुए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए हैं? तो केवल एक दंगे को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण, दंगा कोई भी हो दुर्भाग्यपूर्ण होता है, बहुत ही पीड़ादायी होता है। इंसान इंसान है, चाहे वह किसी जाति, पंथ, मजहब, धर्म को मानने वाला क्यों न। लोग कह रहे हैं बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी, सब कुछ एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द समेट क्यों दिया आपने? एक ही व्यक्ति सब है। यह अनावश्यक भ्रम बना हुआ है। क्या अटल जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं थे? तब भी लोग कहते थे। अडवाणी जी थे तब भी कहते थे। नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे तब भी कहते हैं। यदि कोई कहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपके कुछ नेता इशारों में कहते हैं कि सब कुछ जिम्मेदार राजनाथ जी हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी को नरेंद्र मोदी के साथ पीछे पीछे खड़ा कर दिया। पार्टी तो फ्रंट पर रहनी चाहिए, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार। नहीं, यदि कोई गड़बड़ी होगी, यदि कुछ होगा पार्टी के अंदर यदि होगा, तो मैं समझता हूं कि उसकी जिम्मेदारी में लेने को तैयार हूं, विनम्रता पूर्वक वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं।